बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे एमपीसीजी की तमाम बड़ी खबरों का। और सबसे पहले इंदौर से एक बड़ी जानकारी। कुत्ता घुमाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे बात फायरिंग तक पहुंच गई। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल अवस्था में अस्पताल में इलाजरत है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के कृष्णा बाग कॉलोनी की पूरी घटना। गोलीकांड में विमल और राहुल की जान जा चुकी है। 6 घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। विमल और राहुल रिश्ते में जीजा साले हैं। दोनों ही राजपाल और ललित को समझाकर झगड़ा खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान इस व्यक्ति की तरफ से फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देखिए उसी समय की हैं जब सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से लाइसेंसी बंदूक के जरिए फायरिंग की। बीच में सबसे पहले एक पड़ोसी है जो अपना कुत्ता घुमाना के लिए बाहर निकलता है, और दूसरे पड़ोसी का कुत्ता भी उस समय था। सबसे पहले 2 कुत्ते आपस में झगड़ गए, और कुत्ते झगड़ने से जो पड़ोसी थे कुछ लोग उसमें इकट्ठा हो गए। और जब कुत्तों का झगड़ा एक दूसरे उसको हटाने के लिए, या ये था कि आपस में न कोई झगड़े, तो प्रयास किया गया। इसी बीच विवाद और बढ़ गया। वहाँ कुछ लोग जो मोहल्ले के थे वो आपस में विवाद सुलझाने के लिए भी इकट्ठे हो गए थे। इसी बीच में एक जिसका कुत्ता था जो घुमाने ले जा रहा था, वो अपने घर में गया। चूँकि वो गार्ड है और बैंक ऑफ बड़ौदा सुखलिया में वो काम करता है। उसका नाम राजपाल राजावत है। उसने अपने ऊपर चढ़ कर के और फायर किए। फायर उसमें 2 पहले हवाई फायर किए, उसके बाद एक फायर जहाँ जो लोग खड़े हुए थे, एक जो नीचे की तरफ किया। और ये जो डबल बैरल जो 12 बोर गन थी, और इसी का उपयोग वो गार्ड के रूप में बैंक में किया करते थे। तो इसमें उस समय जो आसपास कुल इसमें 8 लोग घायल हुए हैं, और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है, और 2 लोगों की इसमें डेथ हुई है। और मौके से जो गोली चलाने वाला जो राजपाल है और उसकी गन है, उसका जो लाइसेंस है, इसको जब्त किया गया है। और इस पूरे मामले में अभी खजाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम ले लेते हैं। क्या कुछ पुलिस की तरफ से हुआ ये भी जानेंगे। हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, छोटी सी बात जिसे लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, 2 लोगों की जान तक चली गई, क्या मनोदशा रही होगी उस व्यक्ति की जिसने फायरिंग की? अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ स्पष्ट हो पाया? बिल्कुल, देखिए ये रामकृष्ण बाग कॉलोनी का मामला है जहां पर मैं मौजूद हूं, और यहां पर कुत्ता घुमाने को लेकर ये विवाद हुआ था। राजपाल सिंह राजावत जो बैंक ऑफ बड़ौदा में सिक्योरिटी गार्ड है और भिंड का रहने वाला है, ये अपने कुत्ते को घुमा रहा था। इसी बीच 2 कुत्तों के बीच लड़ाई हुई, और ये विमल नाम का जो व्यक्ति था, इसने इस सुरक्षा गार्ड के कुत्ते को पत्थर मार दिया, जिस पर कहासुनी हो गई। और राहुल जो इनका साला था वो भी इनके पास आ गया, और इन दोनों के बीच कहासुनी हुई। उसके बाद इनको डराने के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग की, लेकिन इसी बीच उनके जो परिवार के लोग थे वो भी आ गए। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, और इसने सीधी फायरिंग जो इन पर कर दी, जिससे राहुल और विमल दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, और 8 लोग घायल हुए, जिनमें से 6 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और जो इसकी जो बंदूक थी, 12 बोर की जो बंदूक थी, उसको भी जब्त कर लिया है। इनका लाइसेंस भी जब्त कर लिया है। लेकिन ये सनसनीखेज घटना इतनी छोटी सी बात पर हो गई, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो घटना हुई उस समय कॉलोनी के तमाम लोग मौजूद थे, और उसके बावजूद ये जो गार्ड, सुरक्षा गार्ड था, ये हवाई फायरिंग करता रहा, और यही वजह थी कि इतने ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में अभी जांच भी कर रही है, और जो कॉलोनी के लोग हैं उनसे भी बयान लिए जा रहे हैं किस तरह का ये व्यक्ति था, और क्यों इसने आखिरकार इतना इसको गुस्सा आ गया, इसने गोली सीधी ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हालांकि ये मामला मामूली सी लड़ाई झगड़े का है, लेकिन गुस्सा इतनी तेज हो गया कि उसने फायरिंग कर दी, और यही वजह थी कि 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, और 6 लोगों का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। चलिए इसी बात की जांच की बहुत ज्यादा जरूरत। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, फिलहाल जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिलासपुर की, जहां जश्न के बहाने युवक ने चाकू लहराया था। चाकू के साथ कार पर स्टंट भी किया। वीडियो जिसका वायरल हुआ, चाकू लहराकर धौंस दिखाने की कोशिश में व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ फौरन पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाने में कान पकड़वाकर माफी मंगवाई गई। तस्वीरें आप देखिए, सबक देने वाली ये तस्वीरें। सोशल मीडिया पर झूठी धौंस दिखाना आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है। सराहनीय पहल पुलिस की तरफ से भी कि फौरन कार्रवाई का जिम्मा पुलिस ने उठाया। बिलासपुर की ये तस्वीरें, अक्सर इस तरह की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से भी हमने देखी हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि पुलिस की तरफ से फौरन कार्रवाई होती है। साथ ही वो तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। गाड़ी पर चढ़कर डांस करता हुआ, चाकू लहराता हुआ व्यक्ति नजर आया, लेकिन पुलिस की तरफ से संज्ञान लेना इस युवक के लिए भारी पड़ गया। थाने बुलवाया गया, उठक बैठक लगवाकर माफी मंगवाई गई। उज्जैन से अगली बड़ी खबर है। नागदा में कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई के लिए टीम पहुंची। कोल्ड स्टोरेज में 18,000 किलो मावा पाया गया है। अलग अलग व्यापारियों का ये मावा है, संचालक की तरफ से कहा जा रहा था। मावे की कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। 200 किलो मिल्क पाउडर भी नमूने लेकर जिन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया है। कुछ और सामान भी मिला है यहाँ से। बाकी का मावा जब्त किया गया है। देर रात तक ये कार्रवाई चली। त्योहारी सीजन और इस तरह की कार्रवाई का सिलसिला उज्जैन जिले में खासतौर पर हम देखें। जिला उज्जैन के निर्देश पर हमने जो नागदा में कार्रवाई की गई है और राजकुमार मोहता का एक कोल्ड स्टोरेज है जिसमें करीब 18,000 किलो मावा रखा पाया गया है। और जो देख रहे हैं पीछे मावा रखा हुआ है और साथ ही कुछ 10 बोरियों में मिल्क पाउडर रखा हुआ है। जो बोरियों का मार्का दूसरा है और उसके अंदर खुला हुआ मिल्क पाउडर रखा हुआ है। और करीब इसके द्वारा बताया गया है कि करीब 6 या 7 व्यवसायियों का मावा रखा हुआ है और सैंपलिंग की कार्रवाई भी लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से अगली बड़ी खबर। जिले में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू के 7 और मरीज मिले हैं और इसी के चलते हड़कंप की स्थिति पूरे शहर में। सेक्टर 2, नेहरू नगर, शंकरपारा, दुर्ग, रामनगर और साथ ही साथ शांति नगर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर डेंगू के मरीज लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। 17 मरीजों के अलग अलग अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। 17 मरीजों के अन्य तौर पर पहचान और जिले में अब तक डेंगू के 70 मरीज सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 70 पर पहुंच गया। इसी वजह से चिंता की स्थिति। अलग अलग क्षेत्र भी हम आपको बता रहे हैं जहां पर अलग अलग अस्पतालों में इलाजरत भी हैं कुछ मरीज। कुछ और इलाके ऐसे जहां पर एक खतरा बढ़ने की संभावना है। निगम की तरफ से तमाम दावे, दवाओं का छिड़काव होता है, लेकिन इसके बावजूद डेंगू क्यों यहां पर पनप रहा है, क्यों अभी तक रोकथाम नहीं, ये तमाम बड़े सवाल निगम की कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीते लंबे समय से डेंगू के मरीज मिलना प्रारंभ हुआ और उसके बाद अभी भी रोकथाम के कोई खास उपाय जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते हैं। 70 मरीज अब तक इस सीजन में सामने आ चुके हैं। 7 नए और मरीजों की पहचान और 17 मरीज ऐसे हैं जो अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं, इलाजरत हैं। डेंगू के कुछ और मरीज मिलने से हड़कंप की स्थिति। सेक्टर 2, नेहरू नगर, शंकरपारा, दुर्ग, यहाँ रामनगर का भी क्षेत्र जहां पर लगातार डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो रही है। सही मिथिलेश हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, क्या निगम की तरफ से रोकथाम की कोई इंतजाम नहीं है? देखिए, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ भिलाई स्टील प्लांट का जो नगर सेवा विभाग का कहना है कि लगातार यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा है, अभियान के तहत में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ वहाँ पे दवाइयों का छिड़काव वगैरह किया जा रहा है। लेकिन जो मरीज हैं उनकी लगातार संख्या मिलने से कहीं न कहीं इसमें भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। जो डेंगू के लगातार मरीज मिल रहे हैं, अभी वर्तमान की बात किया जाए तो करीब 7 मरीज मिले हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो है अभी तक जो टोटल की बात किया जाए तो करीब 70 मरीज सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से लगातार डेंगू के मरीज मिलने का सिलसिला जारी है और सवाल यही उठता है कि आखिरकार इसकी रोकथाम के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो धरातल पर क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन तक ये जो संख्या वो कम से अब फिर एकाएक बढ़ने लगी। क्योंकि जब बारिश होती है तो ये जो बड़े बेहद ही अनुकूल ये माना जाता है कि मौसम जब डेंगू के लार्वा तेजी से पनपते हैं और यही वक्त होता है कि जब उनको समय पर रोका जाए, अन्यथा ये बढ़ने में समय नहीं लगता। और देखिए जिस तरह से जो मरीज मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं डेंगू का लार्वा भी जो बढ़ रहा होगा, तो इसमें एक अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि जल्द से जल्द इसको रोका जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर। डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामला सामने आया और इसे लेकर अब नित्य खुलासे। बिजनेस के लिए ससुराल से पति के पैसे लेने की बात अब सामने आ रही है। मामले की जांच अधिकारी लगातार कर रहे हैं और जो जांच अधिकारी इसमें शामिल है उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि दहेज दिया गया, लेकिन प्रताड़ना जैसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। मामले में कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। वरिष्ठ अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं। एफएसएल रिपोर्ट का भी अभी इंतजार किया जा रहा है, मोबाइल की रिपोर्ट का भी इंतजार है। सभी के बयान जब दर्ज होंगे और जांच में जब स्पष्ट खुलासे हो पाएंगे उसके बाद ही कुछ कहना सकेंगे। उसमें एफएसएल रिपोर्ट भेजी गई जो अभी तक आई नहीं है, और लेकिन मैं उसके जो फैक्ट्स हैं रीचेक कर रहा हूँ। माँ बाप के जो कथन हैं वो भी देखे हैं। हम और वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश भी उसमें सब मिले हैं कि एक बार उसको रीचेक करके मैं अपने स्तर पे और उसको जांच आगे बढ़ाई जाए, जिसके चलते हम कथन और जो वहाँ पर का जो ड्यूटी चार्ज थे, रजिस्टर था और जितने जो उनके एलिगेशंस थे उस पर जांच हम करके अब उसमें आपको जो भी कुछ होगा अपडेट देंगे। सर, कुछ पति के द्वारा ससुराल से कुछ पैसे वगैरह लेने की बात सामने आई थी? दहेज देने की बात आई है, पर कहीं पे अभी प्रताड़ित दहेज से होना ये ऐसा अभी तक की जांच में समझ में नहीं आया है। अभी कहना कुछ भी बहुत अर्ली होगा, तो चूँकि मामला संगीन है, नवविवाहिता का मर गए, इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर ऐसा डिस्कशन नहीं किया जाना चाहिए। बट जो भी फैक्ट्स निकल के सामने आएंगे मैं आपको अवगत से कराऊंगा। और इधर नागपुर की बीजेपी नेता सना खान की मर्डर मिस्ट्री उलझती जा रही है। अज्ञात युवती के शव की शिनाख्त के लिए हरदा पहुंचे सना खान के भाई ने इनकार कर दिया कि ये सना नहीं है, और बाद में नागपुर पुलिस ने एसपी हरदा की तरफ से मुलाकात की और उसके बाद डीएनए टेस्ट के लिए मांग की थी। कोर्ट में डीएनए टेस्ट का ऑर्डर लेकर नागपुर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची है। शव के नमूने लिए गए हैं। अब डीएनए जांच रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। 15 दिनों से हरदा पुलिस के लिए अज्ञात युवती का शव पहचानना पहेली बनता जा रहा है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सिराली थाने के एसआई ने कहा है कि डीएनए टेस्ट के नमूने महाराष्ट्र पुलिस ने लिए हैं, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। कल छत्तीसगढ़ आने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे अरविंद केजरीवाल। घोषणा पत्र समिति के नेताओं के साथ भी बैठक करने वाले हैं। टाउन हॉल कार्यक्रम के तहत रायपुर आ रहे हैं केजरीवाल और चुनाव को लेकर केजरीवाल गारंटी कार्ड भी जारी कर सकते हैं, इस बारे में भी जानकारी। और आज कोरबा जिले के दौरे पर कुमारी शैलजा रहेंगी। कांग्रेस के बड़े नेताओं से यहां पर मुलाकात करने वाली है। चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं से भी चर्चा की जाएगी। कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर आज जानकारी कोरबा जिले के दौरे पर। और विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे की जिसमें बात करेंगे, बीजेपी ने बाजी मार ली है। यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अचानक से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी। सभी को चौंका दिया है। पार्टी ने एमपी में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। और खास बात यह भी है कि ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जाहिर सी बात है, इससे बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन सवाल भी यह है कि हारी सीटों पर जीत के लिए जो बाजी बीजेपी ने खेली है उसमें जोखिम कितना है। विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे में बीजेपी ने बाजी मार ली है। पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से काफी पहले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, जिसे लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। गुरुवार को पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी करते हुए मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। दरअसल बुधवार को दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम नेता शामिल हुए थे। बीजेपी ने अभी जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी जीत के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले करने से पार्टी को तैयारी करने का ज्यादा वक्त मिलेगा। सूत्रों की माने तो राज्यों की सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। टिकट बंटवारे को आसान बनाने के लिए विधानसभा सीटों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अक्सर जीत हासिल करते हैं।
पिछले चुनाव में हार जीत के आधार पर बी कैटेगरी की सीटों को भी चिन्हित किया गया है। सी कैटेगरी में उन विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया है जिसमें पार्टी के उम्मीदवार 2 बार हार चुके हैं। वहीं डी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती या जिन सीटों पर पार्टी की स्थिति काफी खराब रही है। – 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 15 सीट हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 68 विधानसभा सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हार मिली थी। हालांकि बाद में सिंधिया के बीजेपी का दामन थामने की वजह से कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी। ऐसे में बीजेपी ने पिछले चुनाव में हारी सीटों को साधने के लिए बड़ी रणनीति के तहत चुनाव से काफी पहले पहली लिस्ट जारी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। कहता है वोटर में आपका स्वागत है।